चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे राज्य सरकार। तो ये जो टॉपिक है आज है राज्य के अंदर में देखेंगे कि कैसे कैसे गवर्नर के पास में क्या क्या पावर होते हैं, गवर्नर जो है उनका कार्यकाल क्या हो सकता है, उनके नियुक्ति कौन करेंगे, तमाम वो चीज राज्य से संबंधित, चाहे गवर्नर हो, राज्यपाल हो या फिर राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा चुने गए उनके मंत्री परिषद के लोग। तो ये एक ढांचा हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है स्ट्रक्चर को समझने का आपको एक मौका मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा आर्टिकल जो है वो नहीं लादे जाएंगे। तो जिन जिन विद्यार्थियों को पॉलिटी से काफी दिक्कत होता है तो वो उनको एक काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आज अगर कॉन्सेंट्रेट करके इस पूरे क्लास को देखेंगे तो उनको ढांचा समझ में आ जाएगी। और जब अगर ढांचा समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर, तो सबसे संबंधित कुछ कुछ जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल है, अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका पॉलिटी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग जो है इसको कक्षा के अंदर में क्लासेस में सारी की सारी पढ़ा दिए हैं, है ना, टू द पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से एक बार चीजों को रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। तो ये किन किन के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? कोई भी विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में जीके जीएस आ रहा है तो आपको पॉलिटी से भी अच्छे खासे जो है यहाँ से प्रश्न जो है वो बनने वाले हैं। इसके अलावा तमाम एग्जाम जैसे एसएससी की बात कर लेंगे, बीपीएससी की बात कर लेंगे, यूपीएससी की बात कर लेंगे, चाहे सीटेट में बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन आते हैं, बड़ा बड़ा जो है से कि ऑप्शन रहेगा, बहुत दिक्कत देता है। प्योर एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं आपके, वहीं के स्टेटमेंट उठा के डाल देता है। तो पूरा बुक्स का हम निचोड़ ही एक छोटी से क्लास में आज देखेंगे। एस्टेट में अगर आप खास करके सोशल स्टडी से हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको टीजीटी हो या फिर पीजीटी, ठीक है, किसी भी टेट हो या फिर DSSB दिल्ली में जो वैकेंसी शिक्षक की आती है वो है, या केंद्रीय विद्यालय केवीएस हो, एनबीएस हो, टीजीटी पीजीटी, हर राज्य में शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट के लिए तो ये क्लास बेहतर है ही। साथ साथ किसी भी ऑल एग्जाम की अगर हम बात कर लेंगे, आजकल हर एग्जाम में पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब क्लियर होगा। तो आइए इसमें हम लोग देखें राज्य सरकार के ऊपर में। तो राज्य सरकार को नोट्स के हिसाब से अच्छे तरीके से देखने से पहले एक बेसिक जो है वो जानकारी आपको विधानसभा ये सारी चीजों के बारे में होनी चाहिए। तो इसे छोड़ते हैं और आते हैं इस पेज पे, ध्यान रखेंगे। और जिन विद्यार्थियों के लिए बनाए हैं, जिनको बताया जा रहा है, उन विद्यार्थियों को यहाँ से एक बेसिक से आपको फेयर जो है वो बनाते चलना है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम जो है किसी भी प्रकार का आपको नहीं होने वाला है। अब एक समझना है आपको सबसे पहले कि विधायिका है ना, जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, विधायिका क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे सरकार के कहीं ना कहीं 3 अंग क्या पढ़ते हैं भाई को, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, है ना, या फिर आप इसे कहेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका को अभी हम समझेंगे, ध्यान रखेंगे, बेसिक बातें बताते चलते हैं कि अगर हम सरकार की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या है भाई, तो एक जो है वो आपके विधायिका, आप सब जानते हो, जो कानून बनाती है ना, और उसी कानून बनाने वाले विधायिका की आज पूरी बात चलेंगे। इसके अलावा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जितने भी पुलिस प्रशासन वाले सब हैं, है ना, सिविल सर्विसेज वाले जितने आईएएस आईपीएस सब आपके कार्यपालिका में आ जाएंगे। और फिर आपके न्यायपालिका, 3 स्तर के न्यायालय सिस्टम इसी में आ जाएंगे, जिला स्तर के हो जाएंगे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये होगा। जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में सनातन धर्मों में कही जाती थी कि भाई पूरे सृष्टि को चलाने वाले कौन है भाई, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है ना। ब्रह्मा जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि विधायिका है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो विधायिका का भी काम वही है। फिर हम लोग देखें कार्यपालिका, तो ब्रह्मा के बाद विष्णु जी का कार्यभार है कि जो भी जो है ब्रह्मा जी नियम बनाए हैं, संसारिक नियम, तो नियम का पालन संसार में होते रहे, नहीं तो विष्णु जी का चक्र चल जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा भैया। तो ये इनका काम है। फिर आपका महेश यानी दंड देंगे, जस्ट लाइक आज के डेट में हमारे यहाँ न्यायपालिका है। तो अभी बेसिक बात हम लोग यहाँ करेंगे और राज्य सरकार के सारी चीजों के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये विधायिका को हमने यहाँ पे बांटा भाई, विधायिका को, लेजिस्लेचर को, पहले तो समझना है कि लेजिस्लेचर है क्या।
अच्छा, ये जो विधायिका हम लिख रहे हैं सरकार का, तो सरकार तो 3 स्तर के होते हैं, एक केंद्र स्तर पर भी होते हैं, राज्य स्तर पर भी होते हैं, और एक जो है वो आपका ग्राम स्तर की भी सरकार होती है, जिसे आप लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं, स्थानीय सरकार कह सकते हैं। तो 3 स्तर के सरकार में केंद्र स्तर में भी विधायिका होगी और राज्य स्तर में भी विधायिका होगी, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आज के मुख्य रूप से हम राज्य सरकार पढ़ेंगे, तो राज्य की विधायिका के बारे में जानेंगे। तो चाहे राज्य की विधायिका हो चाहे केंद्र की विधायिका हो, ध्यान रखेंगे बात को। अब यहाँ पे भी हम आपको समझा ले कि जैसे आप राज्य में बात कर लेंगे तो एक होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। यहाँ पे जनता के द्वारा चुनी गई डायरेक्ट प्रतिनिधि आती है, ठीक है। वही अगर केंद्र की बात कर लेंगे संसद में, तो संसद के आप 3 अंग में पहला जो पढ़ते हैं ये आप पढ़ते हो लोकसभा, है ना। लोकसभा, इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 81 में किया गया है। तो ये जो लोकसभा है देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों जनता का ही सदन है। राज्य के अंदर में विधानसभा डायरेक्ट जनता जो एमएलए चुन करके भेजती है, विधायक जिसे हम कहते हैं, वो यहीं पे आएंगे, है ना। और यहाँ पे जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर देखे तो वो पीपल मतलब जनता का जो है वो आपका प्रतिनिधि आता है, और इसीलिए इसे जनता का सदन इसे भी कहते हैं, लोकसभा को भी, ठीक है। यहाँ हम सांसद जी को भेजते हैं, जो सांसद जी केंद्र में बैठ करके हमारे लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो नियम कानून बनाते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आज हम ज्यादातर बात करेंगे इसके राज्य के अंदर में, किसी राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था होती है, 1 सदनीय, द्विसदनीय। तो 2 सदनीय का मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होगा। तो सारी बातें बताएंगे कि विधान परिषद की संख्या भारत में केवल और केवल 6 है ना। पहले जो है एक ज्यादा था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया, तो सारे आर्टिकल वगैरह भी बताते चलेंगे। बट अभी विधायिका में विधानसभा की हम विधायिका देख रहे हैं, है ना। तो ये जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के रूप में ये कार्य करते हैं एवं कानून का निर्माण करते हैं या कानून बनाते हैं, ठीक है। तो एकदम सेम आपको स्टेटमेंट लिखना है, सारी चीजें नोट्स फॉर्म में लिखे हैं, केवल आपको समझ लेना है और फेयर कॉपी एकदम तैयार कर लेना है। और राज्य सरकार का एक ढांचा जो होगा वो नोट्स के हिसाब से भी क्लियर होगा, है ना। एग्जाम में बोर्ड वाले बच्चे होंगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, उसको भी देखना है, ठीक है। अब ये विधायिका को देखें तो जैसा कि हम पहले बताएं कि ये राष्ट्रीय विधायिका भी होगा और राज्य की विधायिका होगा। तो राष्ट्रीय विधायिका जिसे हम कहते हैं आमतौर पर सांसद, यानी सांसद नहीं, संसद जिसे पार्लियामेंट कहते हैं ना, संसद हो गए, ठीक है। और राज्य की जो विधायिका होता है दरअसल इसी को हम कहते हैं विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। ध्यान रखेंगे बात को। तो विधायिका को 2 खंडों में बांटे, एक विधायिका जो है वो आपके केंद्र स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जैसे संसद कहते हैं, और एक जो है वो आपके विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये राज्य के हो गए। केंद्र में आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये संसद के जो है वो 3 अंग होते हैं। जस्ट लाइक उसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे तो जैसे केंद्र में होता है वैसे विधानमंडल में होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। हाँ, ये हो सकता है कि विधान परिषद सभी राज्य में नहीं है। अभी भारत के अंदर में अभी जो अब हम अभी क्लास ले रहे हैं ये तो घटते बढ़ते रहता है ना। 28 राज्य जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में स्टेट है। जम्मू कश्मीर हट कर करके और 2 यूनियन टेरिटोरीज में बन गया है। तो जम्मू कश्मीर हट जाने से 28 ही जो है वो अभी आपके राज्य है। इन 28 राज्य में बात कर लेंगे तो पहले जम्मू कश्मीर था तो 7 राज्यों में विधान परिषद थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में मात्र 6 ऐसे स्टेट है, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इन 6 राज्य में ही जो है वो केवल और केवल विधान परिषद है। और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य के अंदर में भी राज्यपाल होंगे। अभी बताएंगे कि कई बार एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है, ठीक है। और इस राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। बहुत सारी चीजें आएंगी आज के क्लास में, तो एक एक करके कवर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको कि एक विधायिका नियम कानून बनाने वाले केंद्र में भी है और राज्य की सरकार चलानी है तो बहुत सारी जो आपके सूचियां होते हैं, जैसे आपका समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे तो राज्य को भी मौका मिलेगा, तो वहां भाई विधायिका रहेगी तब तो नियम बनाएगी ना। फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे राज्य सूची भी आती है। राज्य सूची में भी कुछ मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, कितने विषय होते हैं सारी बताएंगे आज के क्लास में, है ना। तो उस पर भी राज्य सरकार नियम बनाएगी। तो नियम बनाने का काम विधायिका का है, तो ये आपके राज्य की विधायिका। क्लियर यहाँ तक? अब आगे हम बढ़ते हैं। विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करते हैं
तो ये आपको समझना है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ये दो तरह के होते हैं, अभी हम आपको बताए हैं, लेकिन एक बार जो है नोट्स के फॉर्म में दिखाते भी चले। कई राज्यों में विधान मंडल जो है वो एक सदनीय यानी यूनिकैमल होते हैं, ध्यान रखेंगे, सॉरी यूनिकैमरल, ध्यान रखेंगे, यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय, केवल एक सदन। एक सदन कहने का तात्पर्य क्या है कि ओनली मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में केवल और केवल विधानसभा होगा, ध्यान रखेंगे क्या होंगे, विधानसभा, यानी विधान परिषद नहीं होंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे कि एक सदनीय व्यवस्था है। उस राज्य का कौन सी व्यवस्था है भाई, एक सदनीय व्यवस्था है, ठीक है। और द्विसदनीय व्यवस्था मतलब कई राज्यों में विधान मंडल, ध्यान रखेंगे, कई राज्यों में विधान मंडल द्विसदनीय होते हैं। जस्ट कहने का मतलब हो गया हमारा कि विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो दोनों व्यवस्थाएं हैं भाई, तो इसे हम कहेंगे द्विसदनीय, अंग्रेजी में इसे ही बाइकैमरल कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर यहां तक, आगे ध्यान रखेंगे। अब आर्टिकल पे भी कुछ आ जाए। आर्टिकल 168 कहता है कि राज्यों के विधानमंडल का गठन होगा, ध्यान रखेंगे, राज्य का जो विधानमंडल होगा, है ना, नियम बनाने वाली विधायिका, उसी का गठन होगा। आर्टिकल 169 कहता है कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य में, उस राज्य में चाहिए कि भाई हमें द्विसदनीय व्यवस्था करना है, राज्य में अगर डिमांड हो कि हमें विधान परिषद भी चाहिए, तो ये आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है। और ये करता कौन है भाई, ये पावर किसके पास है कि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना, या फिर विधान परिषद है तो उसे खत्म करना, है ना। तो ये पावर केंद्र के संसद के पास होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर संसद चाहे तो किसी राज्य में विधानसभा के विधान परिषद की उत्पत्ति कर सकता है, और संसद चाहे तो किसी राज्य में ऑलरेडी अगर विधान परिषद है तो उसे समाप्ति भी कर सकता है, ठीक है। और बाकी उसके अलग अलग प्रोसेस है। तो एक बेसिक बात याद रखना है, 169 में उल्लेख है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है या समाप्ति की जा सकती है। और 170 में अगर बात कर लेंगे तो विधानसभा की संरचना, एक ढांचा, स्ट्रक्चर की बात की गई है। और 171 की बात कर लेंगे तो विधान परिषद की जो है वो संरचना से ही, सॉरी विधानसभा की संरचना 171 में विधान परिषद की संरचना। तो बातें ध्यान रखेंगे। 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में है। 171 की बात कर लेंगे तो विधान परिषद की संरचना है। 169 बात कर लेंगे, 169 की बात कर लेंगे तो संसद चाहे तो किसी राज्यों के विधानसभा की उत्पत्ति कर सकता है या उसे समाप्ति कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक आर्टिकल है जो आपको विधान मंडल, विधान परिषद, विधानसभा, है ना, इन सबसे संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर इतना याद रखेंगे ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आप इजिली प्रश्न बना सकते हैं, है ना। इसके बाद सेट लगाएं, क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, मजा आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके एक अंदर में धीरे धीरे ढांचा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखें कि विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल देखें तो यहाँ पे इसे दो वर्ग में बांटे हैं, एक को विधानसभा कहते हैं, एक को विधान परिषद कहते हैं। जिस राज्य में दोनों व्यवस्था होगा उसे द्विसदनीय कहते हैं, बाइकैमरल कहेंगे, है ना। अब हम देखें कि जो विधानसभा है इसी को हम कहते हैं व्यवस्थापिका, ये याद रखेंगे। विधानसभा को क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं। सीधे की सीधे जो है वो आपके जूनियर क्लास के जो बुक्स होते हैं, क्लास 7th में आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, वहां साफ साफ लिखे जाते हैं। अगर वो लाइन आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बनते हैं, कई लोग एमएलए वगैरह ये सब जानते हैं, है ना, इसके मेंबर को, लेकिन विधानसभा को विधानसभा के नाम से जानते हैं, उचला सदन, निचला सदन, ऐसे तो पढ़े होते हैं, लेकिन विधानसभा को ही व्यवस्थापिका कहते हैं। ये बात याद में आपको रखना है, ठीक है। ये होगी आपका लेजिस्लेचर असेंबली और ये होगी आपका लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। इसके जो सदस्य होंगे आपका लेजिस्लेचर असेंबली के, तो सदस्य को क्या कहते हैं, मेंबर, तो एम हो गया। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली बोले तो एमएलए हो गया, ठीक है। और ये लेजिस्लेचर काउंसिल है तो इसके मेंबर को कहेंगे एमएलसी, ध्यान रखेंगे। तो जो विधानसभा के सदस्य होगा शॉर्ट में हम उसे एमएलए बोलते हैं, और जो विधान परिषद के होंगे उसे कहते हैं हम लोग एमएलसी। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुने, यही केंद्र में होता है तो हम उसे एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे कोई राज्यसभा का भी हो या फिर कोई जो है लोकसभा को, दोनों को हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, राज्यसभा का है तो वो आपका स्टेट काउंसिल है, वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। तो एमपी और ब्रैकेट में जो है वो स्टेट ऑफ काउंसिल लिखा जाता है, ठीक है।
और जो लोकसभा के हैं वो हाउस ऑफ पीपल है, जनता का सदन है, ठीक है। तो सांसद महोदय होंगे तो वो एमपी हो गए, और यहाँ एमएलए और एमएलसी की बात चलेगी, ठीक है। तो जिस राज्य में ये भी व्यवस्था है और इसके जो मेंबर होंगे तो उसको कहेंगे एमएलसी। यहां तक क्लियर है। अब दोनों के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंट देख ले, एग्जाम में सीधा का सीधा यहीं से प्रश्न जो है उठा के रखी जाएगी। तो सारे एग्जाम देने वाले इतने जो है आराम से चीजें नहीं मिलेगी आपको, आराम से चीजों को देखेंगे समझेंगे। तो हमने पढ़ा नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। पढ़ाने के लिए क्लास में सारी चीजें डीपली पढ़ा दिए गए हैं और बारीकी से पढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों का निदान किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो निम्न सदन याद रखेंगे, विधानसभा, ये ध्यान रखेंगे, ये विधानसभा जो सदन है इसे हम कहते हैं निम्न सदन। ये जनता का सदन है, चूंकि जनता अपने युवाओं को चुन कर करके, युवा नहीं कह सकते हैं, कोई भी है ना, अपने जनता जिस पे उनको भरोसा है कि हमारे लिए अच्छी से नियम बनाएंगे, सरकार अच्छी चलाएंगे, है ना, तो उनको अपने क्षेत्र का विकास ये अच्छे करेंगे, तो उनको चुन करके भाई फाइनली एमएलए यानी विधायक जी को भेजते हैं। और ये विधायक जी जो है वो आपके विधानसभा में बैठते हैं, हमारे लिए नियम बनाएंगे, बहस करेंगे हमारे तमाम मुद्दों के ऊपर में, है ना, सरकार के पास में हमारी क्षेत्र की आवाजें वहां पे उठाएंगे, बुलंद करेंगे। तो ये आपके जनता का सदन है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये प्रथम सदन है और ये कहा जाता है कि दरअसल ये युवाओं का सदन के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये विधानसभा निम्न सदन, तो आपके विधान परिषद जो होगा वो उच्च सदन में हो जाएगा। अगर हम कहें किसी राज्य में अगर दोनों व्यवस्था है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था है ना, यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो इसमें से उच्च कौन होगा, तो विधान परिषद उच्च सदन होगा, ठीक है, अपर हाउस हो जाएंगे, और विधानसभा जो है वो आपके लोअर हाउस हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना है। सभी राज्यों के अलावा याद रखेंगे 3 यूटी में भी विधानसभा है, ध्यान रखेंगे। राज्य के साथ साथ अगर हम देखें तो राज्य के साथ साथ जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी विधानसभा है, जिसमें कौन कौन आएंगे, तो दिल्ली आ जाएंगे, पांडुचेरी आ जाएंगे और जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर तो ऐसे अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश ही बन गया है, तो इसका कहना नहीं, मतलब ये राज्य के अंदर में ऐसा नहीं सोचना है कि केवल राज्य में होंगे, कहीं कहीं केंद्र शासित प्रदेश में भी, यूटी में भी जो है वो विधानसभा हो सकते हैं, ठीक है, जो एग्जाम्पल भी दे दिए। अब आते हैं विधान परिषद, तो ये उछला सदन है, चर्चित लोगों का ये सदन कहा जाता है, क्योंकि ये इसमें सिलेक्शन जो होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी माहिर होते हैं, कोई कला के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कोई सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं, काफी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना, कोई भी सेवा के क्षेत्र में नगर पालिका से जुड़ करके मेहनत करे, उन सबको जो है वो सेलेक्ट कर करके यहाँ लाया जाता है। तो एक तरह से ये पॉपुलर लोगों का सदन के रूप में जाना जाता है, और इसे पहला सदन कहते हैं और इसे आपका दूसरा सदन कहते हैं। ये कहेंगे बड़ों का भी सदन है, इसके मेंबर की भी एज जो होता है वो ज्यादा होता है। इसके सदस्य होने के लिए एज आपको 30 साल कम से कम होनी चाहिए, और इसके सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 25 यानी 25 साल होनी चाहिए। तो ये आपका कहीं ना कहीं बड़ों का सदन है। एक बात और याद रखेंगे कि ये अस्थायी सदन होता है विधानसभा, क्योंकि चुनाव जीत करके आम चुनाव के दौरान आएंगे सब, 5 साल इनका कार्यकाल पूरा होगा और एक ही साथ पूरे विधानसभा भंग हो जाती है। सारे विधायकों का 5 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल सबके जो है वो उनकी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होती है, चली जाती है। चली जाने के बाद क्या होता है कि फिर से चुनाव होंगे, फिर से जीत करके आएंगे, और बहुमत जिन पार्टी के पास ज्यादा बहुमत होगा, ये गठबंधन करके वो अपनी सरकार बनाएंगे, वो अपना मुखिया चुनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल उनके नियुक्ति करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये अस्थायी है, एक बार भंग हो जाए, ये कभी नहीं भंग होता, विधान परिषद कभी नहीं भंग होते हैं। इसके मेंबर जो होते हैं वो थोड़े थोड़े कर करके और हटते रहते हैं, है ना, 1/3 जो है वो खत्म होते रहते हैं, तो ये कभी भंग नहीं होते। और इनके जो प्रमुख होंगे उनका कार्यकाल, इनके कार्यकाल 5 साल और इनके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये वर्तमान राज्य में मात्र 6 ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है। पहले आपको बता दिया कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये याद है। अब कुछ डेटा है, फिर अब हम आते हैं राज्य सरकार पे, कैसे क्वेश्चन आपके राज्य सरकार से पूछे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, सारी बात अभी बिहार में बात कर लेंगे और थोड़ी सी यूपी में, ज्यादा तो यही, बाकी कुछ आपको अगर किसी अदर स्टेट से होंगे तो आपको ढूंढना है, अदर एग्जाम दे रहे हैं, अगर बिहार में कोई एग्जाम हो, यूपी में कोई एग्जाम है, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
बिहार में टोटल 38 जिले हैं। प्रमंडल की बात कर लेंगे तो 9 प्रमंडल जिसे डिवीजन कहते हैं। प्रखंड की बात कर लेंगे तो यानी ब्लॉक यानी 534 जो है वो बिहार के अंदर में ब्लॉक होने वाला है आपका। अनुमंडल 101 है। लोकसभा की सीटें बिहार में 40 है। ध्यान रखेंगे लोकसभा केंद्रीय सांसद की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लोकसभा में जाएंगे। राज्यसभा की जो सीटें है वो आपके बिहार के अंदर में 16 है, ठीक है। यहाँ यूपी में डबल आपके लोकसभा की सीटें, यहाँ 40 है तो यहाँ 80 हो जाएंगे। राज्यसभा की सीटें बिहार में 16 है, यहाँ दुगना से थोड़ा सा कम जो है वो आपको दिखने वाला है, यानी आपके 31 सीटें राज्यसभा की यूपी में, ठीक है। विधानसभा याद रखेंगे बिहार के अंदर में 243 है और आपका न्यूनतम उम्र जो है वो विधायक बनने के लिए, विधानसभा के मेंबर होने के लिए 25 वर्ष और आपके कार्यकाल जो है वो आपके 5 वर्ष होने वाले, ठीक है। विधानसभा की बात कर लेंगे तो कुल 403 जो है वो आपके यूपी में विधानसभा की संख्या है, ये याद रखेंगे। लोकसभा की कुल सीटें यूपी के अंदर में कितने हैं भाई, तो यूपी के अंदर में केवल आपका बिहार 40 और यूपी में 80, क्लियर यहाँ तक। और राज्यसभा की बात कर लेंगे तो बिहार में 16 सीटें हैं और यहाँ 31 है। विधानसभा आपको याद रखना है बिहार में 243 और यूपी में 403, ठीक है। ये दोनों के आपको ध्यान में रखते चलना है। हाँ, यहाँ पे प्रमंडल बिहार से जो डिवीजन है, बिहार में 9 प्रमंडल है डिवीजन और यहाँ 9 दूनी 18 है, ठीक है। आगे ध्यान सुनेंगे। विधान परिषद की अगर हम बात कर लेंगे तो 75 जो है वो आपके बिहार के अंदर में इसकी संख्या है, जिसमें 63 जो है वो निर्वाचित होते हैं और 12 जो है वो मनोनीत होते हैं, राज्यपाल के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र से ये सेलेक्ट होकर के आते हैं, कला विज्ञान इन सब क्षेत्रों से, है ना। 1/6 भाग आपको धीरे धीरे करके आप सब समझिएगा। फिर जो है वो सरकारी शिक्षण संस्थानों से जो बीए जो आपका ग्रेजुएट है उधर के क्षेत्र से, ऐसे कर करके ये सब का अलग अलग प्रोसेस से सिलेक्शन होता है, ठीक है। आप इजिली ध्यान रखेंगे विधान परिषद के सदस्यों का 30 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए और इनका कार्यकाल जो है वो 6 साल होना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे। यूपी में बात कर लेंगे तो यूपी में यही हमारे यहाँ 75 और इनके यहाँ 100 है, जिसमें 90 निर्वाचित है और 10 मनोनीत है। हमारे कितने मनोनीत है, 12 मनोनीत। तो ये कुछ डेटा है, आपको ध्यान में रखना है। बिहार विधानसभा की बात कर लेंगे तो बिहार विधानसभा में कुछ सीटें रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार विधानसभा में आरक्षित एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, जिसमें 243 तो कुल विधानसभा का सीट है। इसमें से एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति होते हैं, उनके लिए 38, चूंकि जनजाति नहीं जाति, बिहार में जातियों की संख्या ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति आदिवासी का जो इलाका है बहुत कम है, तो आदिवासियों के लिए मात्र 2 ही सीट है। एक का नाम है कटोरिया और एक मनिहारी। कटोरिया आपके बांका जिला में पड़ता है, मनिहारी आपके कटिहार। तो ये 2 ही है, तो पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 6 आपके जो है वो विधानसभा के चुनाव में विधायकों के लिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके लिए 38 जो है वो आपकी सीटें रिजर्व है। तो जाहिर सी बात है कि इधर से सवाल ना आकर के 2 सीट आपके आने वाले हैं, ये ट्रैप करेगा एग्जाम में, तो यहाँ से सवाल आपके आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आगे ध्यान सुनें। अब लोकसभा की सीटें क्या आरक्षित की बात कर ले, कितने सीटें किनके लिए रिजर्व है, तो लोकसभा में एसटी के लिए तो 0 सीट है ना, और एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है। तो ये 6 का नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। बिहार के अंदर में गोपालगंज, गया, सासाराम, जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर, ये जो 6 जगह देख रहे हैं, यही पे 6 सीटें जो है वो एससी यानी शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए लोकसभा की इतने सीटें यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन राज्यसभा के ऊपर में। हालांकि फेयर बनाने के लिए बच्चों के लिए हम लेकर के आए थे, जिनको पढ़ाए हैं, है ना, लेकिन बाकी लोग भी इसका लाभ उठाते चलेंगे। तो थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे, समझाने जैसी कोई ज्यादा चीज नहीं है। संविधान क्या है, एक बेसिक आपको समझ रखना है कि किसी देश के लोगों और सरकार के लिए बुनियादी जो नियमों का एक सेट है या नियमों का एक विनिमय का एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहते हैं। इसका परिभाषा आप अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत। एक सदनीय यूनिकैमरल बता दिए है, जिसमें केवल एक ही यानी विधानमंडल में केवल एक स्तर की हो, जिसे हम विधान सभा कहते हैं, है ना, तो वो आपका एक सदनीय, जिसमें विधानसभा के साथ साथ दोनों हो, 2 स्तर की यहाँ पे सदन चले, है ना, इसे द्विसदनीय कहेंगे। सारा कुछ केवल देख के लिख लेना है, स्क्रॉल करते रहे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, याद रखना है। अविश्वास का प्रस्ताव याद रखेंगे सदन में
हो सकता है जब सरकार जो है वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक दायरा में रह करके अगर कोई सरकार बना लेती है कोई पार्टी और वो कार्य नहीं करते हैं तो सदन में याद रखेंगे अविश्वास पारित उनके अनुकूल हो सकता है। तो जब विधानसभा में ये अनुभव की जाए कि मंत्रिपरिषद जनभावना के अनुरूप काम नहीं करे, मतलब जनता की भावना से, है ना, वो उसके विरुद्ध अविश्वास जो है वो पारित करवा सकती है। ध्यान रखेंगे, अविरुद्ध उसके विरुद्ध में क्या हो सकता है, तो अविश्वास पारित हो जाएगा। और यहाँ एक समझने वाली चीजें यही मिलेगी आपको कि जब अविश्वास पारित होगा तो जिसके कारण मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री जो लिस्ट तैयार किए कि हमें हमारे सरकार में ये मंत्री होगा, उन सभी मंत्रियों को मिला के मंत्रिपरिषद कहेंगे कि भाई ये स्वास्थ्य मंत्री होगा, ये शिक्षा मंत्री होगा, है ना, ये आपका ये वाला विभाग देखेगा, वो सबको मंत्री बनाए है तो मंत्रिपरिषद और एक मुख्यमंत्री। लेकिन सदन में जब अविश्वास पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, किनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को। और मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा सारे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा मान लिया जाता है और तुरंत जो है वो उनको एक सदन में बहुमत जो है वो पेश करना पड़ेगा। अगर बहुमत दिखाते हैं तो ठीक है, सरकार चलेगी, और अगर बहुमत जुटाने में असमर्थ हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि दोबारा से चुनाव का नौबत आ सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि अविश्वास पारित हो जाए तो दोबारा चुनाव ही होगा, है ना। तो अविश्वास पारित होगा तो दोबारा चुनाव की बात नहीं आ सकती है। अगर उस पार्टी वाले बहुमत जुटा लिए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, लेकिन जब बहुमत जुटाने में समर्थ नहीं होते तो दोबारा से चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अब हम वित्त विधेयक की भी बात कर लेंगे, वित्त विधेयक की बात कर लेंगे, रुपए पैसे बजट बजट से संबंधित सारी बातें। तो ये या तो वित्त विधेयक में आएंगे नए कर लगाना, कोई नए तरह के टैक्स लगाना है, या कर प्रस्तावों में कोई परिवर्तन कर देना है, या मौजूदा कर ढांचे को जारी रखने के लिए संसद में प्रस्तुत जो विधेयक होगा। तो देखिए ये वित्त विधेयक दोनों जगह आता है, एक पहले क्लियर कर दे, ये वित्त विधेयक दोनों जगह आएगा। केंद्र स्तर के जो विधायिक जिसमें हम लोग संसद की बात कर लेंगे तो लोकसभा में जो आता है, और राज्य में विधानसभा में आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। केंद्र में अगर आता है तो वहां पे आपको समझना है केंद्र का अलग नियम है, राज्य का अलग नियम। जैसे राज्य में बता देते हैं, बिना राज्यपाल के इजाजत से, ध्यान रखेंगे ये राज्यपाल के पास में एक पावर होता है वित्तीय, आप विधेयक के रूप में उनकी शक्तियां देख सकते हैं कि बिना उनके मर्जी से जो है वो विधानसभा में नहीं आएगा। और जब उनकी मर्जी से विधानसभा में आया है तो विधानसभा अगर नियम बना करके पारित कर दे तो ऐसे में राज्य सरकार विधान परिषद है तो उनको और राज्यपाल को याद रखेंगे हस्ताक्षर 14 दिन तक कर देनी ही होती है। अगर करे या ना करे वो ऑटोमेटिक पास मान लिए जाएंगे। समझ रहे बात है ना। तो ये भी प्रावधान है ना, उसमें मतलब ऐसा लगता है कि इन चीजों में राज्यपाल के पास में पावर भी है और राज्यपाल के पास में कहीं ना कहीं सीमित शक्तियां प्रतीत होती है। विधानसभा के पास में अधिक शक्तियां धन विधेयक के मामले में प्रतीक होती है ना। चूंकि एक बार पारित कर दिया तो बाकी लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, ये लोग 14 दिन तक रख सकते हैं लटका करके कि भैया नहीं पारित करेंगे, कुछ सुझाव राय मशवरा दे सकते हैं इसमें ये करो वो करो, और बाकी विधानसभा के लोगों को मानना है या ना मानना है ये उसकी मर्जी है ना। चलिए ये बातें ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें सेट करते चलेंगे। अब नोट की बात कर लेंगे तो लिखे है कि राज्यपाल की संतुष्टि के बिना वही चीजें लिखे कि विधानसभा में ये पेश नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति के बिना ये लोकसभा में भी जो है वो आपके पेश नहीं। जैसे राज्यपाल के पास में जैसे पावर उससे राष्ट्रपति के पावर में आप देखेंगे दोनों का पावर जो है वो लगभग वही देखेंगे। ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के लिए कम से कम जो उम्र होगा वो 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी कम से कम उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल मिलेंगे, ठीक है। सेम बहुत सारे पावर्स आपको प्रतीत होने वाला है जी। अब यहाँ ध्यान रखेंगे तो क्लियर है, अगर केंद्र के लोकसभा में भेजना है या अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति का पहले उस पर सहमति होना चाहिए। राज्यपाल की सहमति अगर हो तो राज्य के विधानसभा में धन विधेयक पेश होगा, और अगर उनकी सहमति से अगर हुआ ही है तो वो उसे 14 दिनों से ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। यदि वो राज्य लेजिस्लेचर असेंबली की बात कर ले यानी विधानसभा में पास हो गया तो, और अगर केंद्र की बात कर ले तो लोकसभा में पास हो गया तो बाकी के पास फिर पावर नहीं रह जाता।
अब देखिए राज्य स्तर के विधानसभा, विधान परिषद और केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हम लोग जानेंगे, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 199 कहता है कि राज्यों के लिए धन विधेयक की परिभाषा दी गई। याद रखेंगे राज्य स्तर में हम बताएं ना आपको कि राज्य में भी विधानसभा, विधान परिषद में धन से संबंधित धन विधेयक पारित जो है होता है। राज्य में राज्यपाल मर्जी देंगे तो ये पहले विधानसभा में ही केवल पेश होगा, पारित कर देगा, तब विधान परिषद, ये सब सबको केवल 14 दिन का टाइम होता है। उसी तरह से केंद्र में भी होता है, दोनों जगह 14 दिन का ही टाइमिंग होगा। यहाँ विधान परिषद और राज्यपाल, यहाँ आपके जो है वो राज्यसभा, दूसरा वाला हाउस, ऊपर हाउस होगा आपका ऊपरी सदन राज्यसभा, ठीक है। तो ये और राष्ट्रपति, इन सबके पास में 14 दिन से ज्यादा ये लोग नहीं रोक सकते हैं। तो राज्य के अंदर में आर्टिकल देखे 199 कहता है कि राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा दी गई। 198 कहता है कि इसके तहत राज्य विधानमंडल में परिभाषित करने की प्रक्रिया दी गई है। याद रखिए, इसे परिभाषित करने की प्रक्रिया दी गई। जस्ट लाइक 2 आर्टिकल और बताते हैं, केंद्र में ही अगर धन विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित देखें तो आर्टिकल 110 कहता है कि केंद्र स्तर पर धन विधेयक को परिभाषित करना है। याद रखेंगे, यहाँ परिभाषित राज्य की धन विधेयक की परिभाषित की बात अगर हम करें तो यहाँ आपकी जो है वो 199, ठीक है। और यहाँ पारित करने के संदर्भ में, पारित करने की प्रक्रिया और केवल लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है। हम बताएं केवल पहले यहाँ केंद्र में लोकसभा और राज्य के अंदर में विधानसभा, ठीक है, किया जाता है। पारित होने के बाद इसे राज्य सभा के पास में जो है वो केवल 14 दिन का टाइम है सिफारिश करने के लिए, और माने या ना माने ये केंद्र में लोकसभा की मर्जी होगी और राज्य के अंदर में विधानसभा की मर्जी होगी, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख दे कि 14 दिन तक पारित हो जाए और सीमित शक्तियां प्रतीत होती है इस मामले में राज्य सभा के पास। तो सेफ बात है, कुछ भारी नहीं है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बातें जो डायरेक्ट आपके बुक्स में दी गई है ये बातें, और यहाँ से आपको पढ़ना है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर, ध्यान रखेंगे राज्य की, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानमंडल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना है राज्य सरकार में कि राज्य सरकार के जो संगठन है उसमें राज्यपाल और राज्य विधानमंडल और उसके राज्य की मंत्री परिषद आएंगे। ध्यान रखेंगे, ये राज्य विधानमंडल में विधानसभा हो सकता है और विधान परिषद हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मुखिया बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री, और उनके द्वारा जो लिस्ट किया गया है कि ये इस मंत्री पे होंगे, सारे मंत्रियों को मिला के मंत्री परिषद होंगे। तो राज्य सरकार के जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे भाई, तो एक तो गवर्नर आएंगे, राज्यपाल आएंगे, ठीक है, और उसके बाद राज्य में विधानमंडल होगा, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान से सुनेंगे, या उनके यहाँ जितने भी मिनिस्टर बने हैं, मंत्री बने हैं, तो वो सारे के सारे मंत्री लोग आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा संविधान के प्रशासकीय और विधायिक शक्तियों को अगर देखें तो 3 तरह के बांटा गया है। राज्य में सबके काम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियों का विभाजन अनुसूची जो है वो 7 में दिखने के लिए मिलता है। तो अनुसूची 7 में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों को डिवाइड किया गया है। तो वही कर रहे हैं कि संविधान ने प्रशासनिक और विधायिक शक्तियां, है ना, को ध्यान में रखते हुए ऐसे 3 तरह की सूचियां जो है वो बनाई है। एक केंद्रीय सूची जिसे यूनियन लिस्ट कह सकते हैं, और एक जो है वो आपके राज्य सूची, और एक जो है वो आपके समवर्ती सूची। एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखें केंद्र सूची। तो केंद्र सूची, जाहिर है कि केंद्र सूची मतलब इस लिस्ट पे, इस विषय पे केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, यानी जो राष्ट्रीय स्तर की जो विधायिका होती है वो नियम बनाएगी। तो इसे संघ सूची भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, इसे संघ सूची भी कहते हैं, और इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें याद रखेंगे पहले 97 विषय मुद्दे थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में पहले कितने मुद्दे हैं और अभी वर्तमान में कितने मुद्दे हैं। तो पहले 97 मुद्दे थे और अभी याद रखेंगे ये मुद्दे बढ़कर के 100 हो गए हैं। इसके अंतर्गत में रक्षा है, विदेशी मामले से संबंधित कोई भी नियम हो, या फिर आपके मुद्रा है, रेल है, संचार है ना, डाक और तार है, बैंकिंग है, ये सारे जो सेक्टर हैं वो आपके सब विषय के ऊपर में, ये सब विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। ऐसे 1-2 विषय नहीं है, पहले 97 थे और अब कितने हैं, तो 100 है, ठीक है। चलिए अगली बात कर ले राज्य सूची के, इसे इंग्लिश में स्टेट लिस्ट कहते हैं, और स्टेट लिस्ट को याद रखेंगे केवल और केवल इस पे राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें पहले देखेंगे तो 61 विषय था स्टेट में और अब 67 है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
इस पे जब खास करके जिसमें जो भी लिस्ट है ज्यादातर इसमें क्षेत्रीय महत्व को रखा जाता है कि जिन जिन क्षेत्र में आबादी राज्य के तो अलग अलग इलाके में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम हो सकते हैं, तो ऐसे विषय खास कर करके जो वहां की ही लोकल सरकार बना पाए तो ऐसे क्षेत्रीय विषयों को इसमें शामिल किया गया। इस विषय में आपके पुलिस हो सकते हैं, एग्जाम्पल में कृषि होंगे, सिंचाई होंगे, स्वास्थ्य होंगे, यातायात होंगे और भूमि अधिनियम होंगे। भूमि से संबंधित राज्य में भूमि से संबंधित भी नियम जो है वो राज्य की सरकार जो है वो बना सकते हैं। देखते हैं कहीं बुलडोजर चल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाती है ना, कहीं पे सरकार कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्री बंद कर देती है, तो ये सब भूमि से संबंधित उस राज्य के जुड़ा हुआ समस्या ये वहां के लिए याद रखेंगे राज्य की विधायिका उस पे नियम बना सकती है। आगे ध्यान रखेंगे अगला सूची है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, है ना, ये याद रखेंगे कौन करंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अच्छा, ये दोनों कहां से लिया गया हालांकि आगे बताएंगे, लेकिन राज्य सूची और केंद्र सूची की बात कर लेंगे तो पहले अंग्रेजों के काल में भारत सरकार अधिनियम 1935 आई थे, है ना, उसके तहत हमारे यहाँ जो है सरकार चल रही थी। भारत सरकार अधिनियम से ही ध्यान रखेंगे केंद्र सूची और राज्य सूची लिया गया है और समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, तो ये याद रखेंगे। अभी देखें कि केंद्र में पहले विषय कितने थे केंद्र सूची में, तो 97, 97, प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं आपके 100, है ना। राज्य में देखे पहले थे 61 और अब हो गए 66, तो ये बातें सारी याद रखते चलना है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। समवर्ती सूची देख लिए, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले इसमें 47 विषय थे 47 और अभी जो है वो 52 विषय जो है ये हो गया। एग्जाम्पल में श्रम है, वन है, बिजली है या श्रम कल्याण है, विवाह है और तलाक, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जिसपे ये समवर्ती मतलब राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों इस पे जो है वो नियम बना देंगे, ठीक है। तो ये बातें सारा का सारा नोट डाउन करते चलना है और आपको सबके सब फेयर कॉपी में तैयार करना है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दी इससे संबंधित आर्टिकल के ऊपर। एक जो 3 सूचियां हम लोग देखे, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, ये आर्टिकल 246 है अनुच्छेद 246 में और 7वीं अनुसूची के तहत इसमें राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों का क्या किया गया, एक तरह से बंटवारा किया गया, ठीक है। केंद्र सूची राज्य सूची की अवधारणा भारत सरकार अधिनियम 1935 आई, ये बता दिया और ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, सारी बातें। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा निचले सदन के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे आपको लग रहा हो कि विधान परिषद आता है, तभी हम लोग देखें कि विधान परिषद की बिहार में जो सीटें हैं वो 75 थी, ये सारी चीजें देखें, है ना, और यूपी के अंदर में 100 है। तो ये अब इसको आपको समझना है कि विधान परिषद की सीटें कितनी हो सकती है, मनमानी होगा क्या, नहीं। तो आपके यहाँ विधानसभा जो है इसको देखना है, जिसको हम निचला सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, तो इसके सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। नियम याद रखेंगे, विधान परिषद में कितने सीट होंगे तो उस राज्य में विधानसभा होगी और विधानसभा में जितने सीटें होंगे उससे 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती और कम से कम ध्यान रखेंगे 40 से कम भी नहीं हो सकती है। 40 से कम सीटें नहीं है, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे जम्मू और कश्मीर की अगर बात कर लेंगे तो इस नियमों पे तो यहाँ ये बातें पहले पुरानी हो गई है, अब तो दोनों यूनियन टेरिटोरीज है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे पहले इसकी संख्या जम्मू और कश्मीर में 32 ही केवल थे। जब हम आपको बताएं कि पहले 7 राज्यों में जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, तो उस समय की बात कर लेंगे तो 7 राज्यों में ही केवल और केवल कितने राज्यों में, तो 7 राज्यों में जब थी तो उसमें एक जम्मू कश्मीर भी था और जम्मू कश्मीर में विधान, देखिए नियम है कि 40 से तो ज्यादा विधान परिषद की सीटें होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय कौन था कि जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें, तो 32 सीटें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सदन का बहुमत पाए मुख्यमंत्री उसके द्वारा चुनी गई मंत्री परिषद को राज्यपाल औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करते हैं। तो याद रखेंगे सीएम की ऑफिशियली अगर औपचारिक रूप से अगर कहें बात को तो कौन उनकी नियुक्ति करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और सीएम अगर किसी को मंत्री चुने कि हमारा ये मंत्री रहेगा, ये शिक्षा मंत्री है, ये कृषि मंत्री है ना, अलग अलग विभाग जिसको देंगे उनको भी औपचारिक रूप से नियुक्ति राज्यपाल ही कराएंगे, है ना। तो ये बातें हमने लिखा है। वे विधानसभा के प्रति जिम्मेवार भी होते हैं, ध्यान रखें, कुछ भी अगर हो जाए तो वो विधानसभा के प्रति क्या होंगे, बहुत जिम्मेवार होंगे। नियुक्ति तो करा देंगे राज्यपाल, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ
तो वो विधानसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे, मुख्यमंत्री भी और उनके द्वारा चुने गए मंत्री। ठीक, अब ये आपके क्वेश्चन है, इससे संबंधित भी चीजें आपको करना है। अलग अलग एग्जाम के आंसर राइटिंग में आपको ये सब काम मिलेगा, मदद मिलेगा, है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनेंगे, क्लास 7 के विद्यार्थी होंगे तो वो बाखूबी ढंग से उनका क्वेश्चन आंसर सब क्लियर होगा। राज्य सरकार की शक्तियां केंद्र सरकार की शक्तियां से कैसे जो है वो आपके भिन्न है, तो ये हम आपको पहले भी बता दिए कि राज्य सरकार की शक्तियां केंद्र सरकार की शक्तियों के बीच में एक जो है वो सीमा तय है। राज्य सरकार की शक्तियां केवल राज्य की सीमाओं में ही रहेगा, है ना, और जो केंद्र सरकार की शक्तियां है वो पूरे देश के लिए होगा। तो एक ऐसे आप डिफरेंट दिखा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य सूची के कुछ विषय बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं हमने दिया है, क्योंकि पहले तो तीनों विषय के बारे में हम बता दिए हैं। ठीक है, तीन सूची और उनके सारे के सारे विषय, तो वहां से देख करके आप इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी से क्या तात्पर्य। जो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री सब मंत्रियों को चूज के सभी मंत्रियों का एक समूह को मंत्रिपरिषद कहेंगे, और उनकी जो है जिम्मेवारी क्या है। तो आइए इनकी जिम्मेवारी को देखें। इनकी जो जिम्मेवारी है गुरु, वो जिम्मेवारी है क्या है, तो इनकी जिम्मेवारी है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी से तात्पर्य कि अपने सभी कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए संसद के प्रति जो है वो संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो। अगर केंद्र का मंत्रिपरिषद कैबिनेट मिनिस्टर होगा तो संसद के प्रति, और अगर राज्य का अगर ये मंत्रिपरिषद होंगे तो ये विधानसभा के प्रति क्या होंगे, तो उत्तरदायी होंगे, जवाबदेही होंगे। ध्यान रखेंगे, केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्य, केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्य में मुख्यमंत्री, अगर ये याद रखेंगे कि इस्तीफा से उनके पूरे मंत्रिपरिषद, यानी अगर केंद्र में होंगे तो उसे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, और राज्य की बात कर लेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो अगर केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य के अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये ध्यान रखेंगे, ये सारे के सारे, अगर केंद्र में प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए तो उनके सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उन सबका इस्तीफा मान लिया जाएगा। सॉरी बात ना, ये नियम होता है। और अगर राज्य में मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो सारे उनके जो आपके राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सबके इस्तीफा मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी एक मिनिस्टर के इस्तीफा होने से सारे मिनिस्टर के इस्तीफा नहीं माने जाएंगे, और प्रधानमंत्री केंद्र में या राज्य में मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं माना जाएगा। जैसे अभी फिलहाल में कुछ समय में अभी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, है ना, पता नहीं आप इस क्लास को कब देख रहा है, तो उस धर्मेंद्र प्रधान के बीजेपी के शासन में जब जंतर मंतर पे उनके खिलाफ में नीट पेपर लीक के संबंधित जब विरोध हुआ तो उनको फाइनली इस्तीफा देना पड़ा। तो उनकी केवल इस्तीफा हुआ, बाकी मंत्रियों को कुछ नहीं। लेकिन अगर इस दौरान कोई मोदी का अगर इस्तीफा मांग लेते और पीएम मोदी खुद ही अगर इस्तीफा दे देते तो उनके सारी जो एक गठबंधन थी, सारी जो आपका अलग अलग मंत्री, सबके इस्तीफा मान लिया जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरे स्वतः जो है इस्तीफा से आपका रिजिग्नेशन, ध्यान रखेंगे, मान लिया जाएगा। इस्तीफा को रिजिग्नेशन कहते हैं, और जो आदमी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, उसे रिजाइन कहते हैं ना। तो रिजाइन और रिजिग्नेशन में भी अंतर डिफरेंट होता है, और पूरी सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, जब सारे का इस्तीफा हो गया, सारे मिनिस्टर का भी इस्तीफा मान लिया गया, तो सरकार गिरनी आम जाहिर सी बात है। विधानसभा के अध्यक्ष की क्या भूमिका है? जो विधानसभा के अध्यक्ष होगा, दोनों जगह अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में भी और आपके संसद में भी, है ना। तो संसद की बात कर लेंगे तो वहां भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहेंगे। यहाँ भी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, जिसे विधानसभा के अध्यक्ष को यहाँ भी स्पीकर ही कहा जाता है। आप देखे होंगे कि कोई ऊंचा पे बैठे होंगे, है ना, विधानसभा का सत्र चले या लोकसभा का सत्र चले तो ऊंचा पे बैठा हुआ है और सबको कह रहा है तुमको बोलने का मौका है, आप बैठ जाइए, माननीय सांसद जी आप बैठ जाइए, राज्य में माननीय मंत्री जी आप बैठ जाइए, है ना, फलाना मंत्री को बोलने दीजिए। ये जो करते रहते हैं तो वो क्या है, स्पीकर है, अध्यक्ष जी है। ठीक है, अध्यक्ष जी के पास में भी अपना पावर है। क्या पावर है भाई, इसको देखेंगे कि सदन की बैठक का ये निष्पक्ष जो है वो संचालन करेंगे। ठीक है, कि सदन में सारी की सारी जो भी मैटर आएंगे इन सबका निष्पक्ष, लेकिन ये सारी बातें सब आप पे कहने के लिए रह गई है ना। सब अपने अपने, जिनकी सरकार होती है अपने हिसाब से अपने आदमी को स्पीकर चुन लेता है, बहुमत उनके पास होती है, और वो स्पीकर उसी सरकार का गुणगान करना शुरू कर देती है। लेकिन ये स्पीकर का काम है, अध्यक्ष का काम है, चाहे आप विधानसभा के अध्यक्ष हो या लोकसभा के, निष्पक्ष संचालन करें, है ना।
सदन में अनुशासन और मर्यादा को आपको बनाए रखना है। कई बार आप देखे होंगे कि अगर कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री अपशब्द शब्द का प्रयोग करता है तो वहां ऊंचे पर बैठे जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा के, वो कहते हैं ये अमर्यादित शब्द है, आप इस शब्द को कृपया करके मंत्री जी वापस लीजिए, है ना। आप कई लोग कहते हैं गुंडू मवाली रहता है, कहते हैं कि नहीं लेंगे, है ना, आप अपना देखिए, हर तरह की चीजें है। लेकिन ये स्पीकर का काम है कि जब बैठक हो रही तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल ना करे, यानी मर्यादा जो है वो एकदम सदन का बनाए रखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सभा का सदस्यों को बोलने की अनुमति देना है, जो भी इसके मेंबर हो, अगर विधायक लोग हैं विधानसभा में तो वो सब सदस्य हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता में नहीं, अगर जीत करके आए हैं चुनाव तो वो एक सदस्य हो गए एमएलए, उनको भी बोलने का मौका जो है वो स्पीकर को देनी होती है। ठीक है, ऐसे जस्ट लाइक इसी तरह से केंद्र में भी चीजें होगी। ठीक है, यह तय करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह तय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करेगा भाई, तो ये लोकसभा स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर करेंगे। याद रखिए, सभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको ये तय करना होता है कि अगर लोकसभा में, केंद्र में लोकसभा में अगर धन विधेयक आया है तो कौन तय करेंगे कि धन विधेयक है या नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष। अगर राज्य में आया है तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। अगर वो कह दिए कि नहीं है किसी भी तरह का, तो उनको इनकी बातों को कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। समझ रहे बात ना, आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, फाइनल उनके ऊपर में डिसीजन है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक पावर दिख रही है, खास करके धन विधेयक से संबंधित उसी के मामले में। आगे अगला प्रश्न है कि राज्य का वैधानिक प्रमुख कौन होते हैं और वास्तविक प्रमुख किसके हाथ में। तो देखिए, राज्य के अगर वैधानिक, अगर लीगली अगर देखेंगे तो राज्यपाल के पास में ही होता है ज्यादा पावर, लेकिन मुख्य रूप से अगर वास्तविक अगर हम प्रमुख देखें तो उस राज्य का सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और उनके मंत्रिपरिषद, है ना। राज्य का वैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख देखे तो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, परंतु राज्य की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी भी राज्य में पहले बताएं कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कराते हैं। राज्यपाल की ऐसे देखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से किसी भी राज्य के राज्यपालों को जब मर्जी चाहे वो उन्हें हटा सकता है, दूसरे राज्य में कर सकता है। ठीक है, ये पावर जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने सारे पावर एक प्रेसिडेंट के पास होता है, राष्ट्रपति के पास, और वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेंगे। राज्यपाल के पास में अपना काफी सारे पावर है, अभी एक एक पावर करके देखेंगे कि अगर राज्य के जो अधिवक्ता हैं, याद रखेंगे सरकार की वकील, है ना, जो उनका मतलब हाईकोर्ट में एक लंबे समय से वो अच्छे अच्छे केसेस देखे हैं, एक बड़ा नाम है, बड़ी जो है वो काम करने की एक मतलब लंबे समय से उनका एक अनुभव हो, तो उनको राज्यपाल ही चुनते हैं, सरकार के, राज्य सरकार का वकील। उसी तरह से केंद्र में अगर देखेंगे तो केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राष्ट्र की जो सरकार होगी केंद्र की, तो उनके लिए महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी को चुनते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में काफी समय से जो है वो अपना अनुभव रखे हैं उनको। तो वो सरकार का एक तरह से वकील है, वकालत करने का काम करेंगे। राज्य में महाअधिवक्ता और केंद्र के लिए जो वकील साहब है सरकार का, उसे कहते हैं महान्यायवादी। दोनों से संबंधित आर्टिकल भी दे देंगे आपको। ठीक है, लेकिन याद रखें, और अगर खाली टाइम अगर रहे, सरकार का काम धाम नहीं चल रहा है वकालत, तो वो अपने खाली टाइम में किसी प्राइवेट केस को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे का भी केस वो खाली टाइम पे लड़ सकते हैं। ऐसे ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, है ना, और केंद्र वाले को महान्यायवादी कहते हैं। और राज्य वाले के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। सारी चीजें याद रखेंगे। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और वह कितने समय तक कार्य कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तो अभी बताए थे कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और ये ऐसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष डिसाइड है, परंतु याद रखेंगे राष्ट्रपति जब चाहे उनको अपने पदों से हटा सकते। इस बार कई बार देखे होंगे 5 साल कंप्लीट ही नहीं होता है और एक राज्यपाल चेंज हो गया, है ना। बिहार में भी बहुत कम ही समय में राज्यपाल चेंज हो गया,
है ना, विश्वनाथ वो गए थे केरल में, और केरल के मोहम्मद आरिफ खान ये बिहार में आए थे, और फिर बिहार में 5 साल लगभग पूरे भी लगता है नहीं हो पाए, और फिर जो है से कि आपका आरिफ मोहम्मद खान चेंज हो गए और नए लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आपके आए हैं, है ना, रिटायर। तो ये होते रहता है, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर में, ठीक है। निम्न प्रश्नों का अब उत्तर देना है आपको। अगला ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इससे आपको एक समझ बनेगा। विधानसभा की शक्तियां और कार्य लिखे। तो विधानसभा के पास में क्या पावर है, तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के ऊपर में वो कानून बनाएगा, ये पावर है। जितने भी मंत्री परिषद है उन सबका जो है वो निगरानी करेगा, ये सब विधानसभा की शक्तियां है। राज्य के बजट और वित्त पर पूर्ण नियंत्रण का कार्य इनका है। अब कुछ नोट में भी लिख दिए हैं कि संविधान के अनुसार अधिकतम एमएलए की संख्या 500 हो सकती है। याद रखिए किसी भी राज्य में भारत में ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक उल्लेख है कि 500 से ज्यादा एमएलए की संख्या नहीं हो सकती है आपके लिए, और एक मिनिमम भी है कि मिनिमम कम से कम आपके यहाँ 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद है, ये भी लिखे है। जैसे गोवा में अगर बात कर लेंगे तो 40 ही है, नियम है कि कम से कम 60 एमएलए विधायक होनी चाहिए, लेकिन गोवा में 60 ही है। गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 है, और सिक्किम में 32 है। तो सवाल आएगा कि भारत में सबसे कम अगर विधानसभा की सीटें याद रखेंगे यानी विधायक कहाँ है भाई, तो वो सिक्किम में है। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहाँ है, तो यूपी में है 403, ये याद रखेंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 500 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अपवाद दे दिए, गोवा, मिजोरम और सिक्किम अपवाद है। अगर संसद चाहे किसी के यहाँ कम है तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा, संसद, केंद्र की जो संसद है वही नियम संशोधन करेगा कि भाई आप 40 से 60 से कम हो, 40 में हो, 32 में हो, तो उनके लिए स्पेशल नियम बनाने का काम संसद करेगा, ठीक है। वो उनकी जनसंख्या और वहां की भौगोलिक चीजों के ऊपर में डिपेंड करती है। विधायक बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी है, तो एक विधायक बनने के लिए भारत का आपको नागरिक होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपकी मिनिमम उम्र जो है वो 25 ईयर्स 25 साल होनी चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पे आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको विधायक बनना है या फिर सांसद बनना है तो आपको किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब पे आपको नहीं रहनी पड़ेगी। आपको अगर बनना है तो पहले उसका इस्तीफा दीजिए और उसके बाद आप इस क्षेत्र में आइए, चूंकि ये एक सेवा का पद है ना। आप किसी लाभ के पद पे यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, सेवा के भाव से आप यहाँ आ सकते हैं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे, है ना, और अपराधी नहीं होंगे, ये सारे नियम यहाँ पे है। तो सरकारी पद पे नहीं होंगे, आप लाभ नहीं, आप अपराधी नहीं हो सकते, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होनी चाहिए, सब क्राइटेरिया है। लेकिन आजकल देखते हैं कि कुछ नियम है और चीजें अलग है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको अपना पढ़ना एग्जाम के हिसाब से। राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां कौन सी है, तो राज्यपाल की कार्यकारिणी शक्तियां अगर बात कर लेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात कर लेंगे तो ये बहुत सारी है, ध्यान रखेंगे। जैसे विधानसभा में बहुमत रखने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे उनको मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्ति कौन कराएंगे, राज्यपाल, वहां की गवर्नर। मंत्री परिषद और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति याद रखेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन कराएंगे भाई, तो राज्यपाल। और मंत्री परिषद और अन्य सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर उनके विभागों का भी वितरण कौन कराएंगे, राज्यपाल। अब देखिए मुख्य अधिवक्ता के बारे में लिख दिए। मुख्य अधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, और ये राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखेंगे 3 बात यहाँ पे, 2-3 बात ध्यान रखेंगे। एक कौन है, तो राज्य सरकार की वकील जिसे मुख्य अधिवक्ता कहते हैं, अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल कहते हैं, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की बात है तो वो राष्ट्रपति करेंगे। और राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे बिहार में है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी हो गया, ठीक है। अलग अलग राज्य में जो आपका सिविल सर्विस का जो आयोग होता है वहां से अधिकारी, तो उनके मेन आदमी जो अध्यक्ष है उनके भी नियुक्ति कौन कराएंगे, राज्यपाल कराएंगे। और राज्य के जो मेन एडवोकेट जनरल है याद रखेंगे, उनके मुख्य अधिवक्ता की भी नियुक्ति कौन कराएंगे, तो राज्यपाल कराएंगे। तो ये राज्यपाल के पास में ये पावर है। आगे ध्यान सुनेंगे, शक्तियों की नियुक्ति, ये दोनों सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल कराएंगे। आगे यहाँ याद रखना है आपको कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। जो जिला न्यायाधीश जो जज साहब होंगे डिस्ट्रिक्ट का, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति कौन कराएंगे, राज्यपाल। उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा पेच है। उच्च न्यायालय जो राज्य का हाई कोर्ट होंगे और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के जो जज साहब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्य में अगर किसी राज्य में वहां गवर्नर भी है, हाई कोर्ट भी है, तो वहां के जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इनका पावर क्या है? हाँ, राष्ट्रपति जब वहां के जजों की नियुक्ति करेंगे उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, तो उसमें राज्यपाल की सलाह लेंगे। तो ये एक पावर दिख रहा है कि यहां भी राज्यपाल के पास में थोड़ी पावर है। तो करेंगे नियुक्ति राष्ट्रपति ही, वहां लिखा हुआ है, लेकिन राज्यपाल की सलाह पे। ठीक है, विधायिक शक्तियों की बात कर लेंगे तो अगर विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, याद रखेंगे, अगर कोई सेशन नहीं, जैसे 3 विधानसभा या केंद्र की बात कर लेंगे तो 3 सत्र तो चलते हैं, एक बजट पे चलते हैं, मानसून पे चलते हैं, है ना, 3 तरह के ऋतुओं से संबंधित मान के चलिए कि चलते हैं। अब 3 सत्र कम से कम साल में, नियम है कि कम से कम साल में 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। तो जब 2 सत्र होंगे, ये नियम है, तो 6 महीना के ज्यादा का गैप नहीं हो सकता 2 सत्रों के बीच में। तो एक नियम यह है कि अगर मान के चलिए कि सपोज अभी विधानसभा, ये लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है, और उसी दौरान कोई नियम बनाने का अगर नौबत आ गया, तो केंद्र में राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, है ना, और राज्य में राज्य की गवर्नर नियम बना सकते हैं। और वो एक तरह से राज्य की गवर्नर का एक आदेश होता है जिसे अध्यादेश कहते हैं, और वो कब तक प्रभाव में रहता है? कानून की तरह ही प्रभाव में रहेगा, लेकिन जब तक वो प्रभाव में रहेगा तब तक कि सेशन नहीं शुरू हो जाए। अगर गवर्नर, इसी लाइट का प्रॉब्लम आ जाने की वजह से आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको चला देते हैं। सारी चीजें लिखी हुई है, आप आराम से इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और एक एक चीजों को आप पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे, सारी की सारी आपको समझ में आएगा। तो ये हम आपको धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहे हैं। सारी की सारी चीजें क्लास में समझा दी गई थी। आपको एक कमिटमेंट किए थे कि हम आपको चाहे जितने भी इस चैप्टर में आपको ट्रू फॉल्स हो या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर कहीं नहीं टिक आउट है तो इसको ध्यान रखेंगे बात को। सबसे नीचे जो अध्यक्ष है ना, तो कहीं कहीं है तो इसको हम क्लास में करा देंगे। और एमसीक्यूज काफी इजी है, देखिए 1 2 3 4 एमसीक्यूज है, अभी भी कर देते हैं। राज्य का प्रमुख प्रशासक कौन होता है? तो राज्य के प्रमुख प्रशासक जो है वो राज्यपाल होता है। यहाँ ब जो है सेकंड वाला ऑप्शन वो सही होगा। फिर ख का देखेंगे कि राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य के मंत्री परिषद के जो प्रमुख होंगे वो उनके मुख्यमंत्री होंगे, जो मंत्रियों का सिलेक्शन किए थे, है ना। तो ख का भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ग की बात कर लेंगे तो विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधानमंडल कहने का तात्पर्य हो गया कि राज्य की विधायिका और इसके उच्च जो सदन होते हैं उसे विधान परिषद कहते हैं। तो विधान परिषद ए ऑप्शन में है, तो आपका ग का ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और घ की बात कर लेंगे, जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा है तो राज्यपाल द्वारा दिए गए आदेश क्या कहलाता है? तो अभी आपको पढ़ा रहे थे, लाइन जो कटा था उसमें, है ना, कि ये अध्यादेश कहलाता है। और ये तब तक रहता है जब तक विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू नहीं हो जाता है, और शुरू हो जाने पर उसमें 1.5 महीना के तकरीबन अंदर, हालांकि कहा जाता है 6 सप्ताह यानी लगभग 1.5 माह, आप मान सकते हैं कि 6 सप्ताह के भीतर जो है अगर सेशन चल रहा है तो, और चूंकि 6 महीना लगभग इसका वैलिडिटी होता है भाई, 6 महीना में वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर बीच में विधानसभा के सत्र अगर शुरू हुआ 6 महीने के भीतर, तो जब उसी कानून को राज्यसभा के वो अध्यादेश जो है अगर उसको बहुमत के साथ में पारित हो जाए तो वो कानून भी बन जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो, पारित नहीं करा पाते हैं सत्र चलने, सेशन चलने के 6 सप्ताह के भीतर, तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो अध्यादेश कहलाता है जो कानून के जैसा होता है पर कानून नहीं। ठीक है, तो चैप्टर का ये नोट्स रहा, अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे, है ना, सारी चीजें।